हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन लॉ अकेडमी। आज हम आर्टिकल 16 के बारे में जानेंगे और उसमें जो राइट्स दिए गए हैं या फंडामेंटल राइट्स हैं उनके वायलेशन होने पर हमें क्या रेमेडी प्रोवाइड की है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने, वो सब देखेंगे। और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है सोशली और इकोनॉमिकली, वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम आर्टिकल 16 की मार्जिनल नोट्स देखते हैं कि वो क्या कहता है। आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटी है वो प्रोवाइड करता है, इसमें इक्वालिटी प्रोवाइड करता है। अगर ये इक्वालिटी ना मिले तो हम आर्टिकल मतलब हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेट होने में रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं, जो कि अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हैं और अंडर आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं एक क्वेश्चन के ज़रिए हम देखते हैं हाउ लॉन्ग रिजर्वेशन विल बी कंटिन्यू। रिजर्वेशन कहाँ तक कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे कि आर्टिकल 16 जो है रिजर्वेशन या इक्वालिटी की बात करता है। तो इक्वालिटी से मतलब है अगर रिजर्वेशन मिलता है, इक्वालिटी से मतलब सबको बराबर समान मतलब अधिकार दिए जाए एम्प्लॉयमेंट को लेके, ठीक है। लेकिन इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो जैसे हमने आर्टिकल 14 में भी देखा, और इक्वालिटी बिफोर प्रोटेक्शन ऑफ इक्वालिटी मतलब इक्वलिटी बिफोर द लॉ, जैसे हमने आर्टिकल 14 में देखा, 15 में देखा। लेकिन इसमें जो है इसका एक एक्सेप्शन की तरह देखा जाता है रिजर्वेशन को। इक्वलिटी है कहीं तो एक साइड जो है, एक तरफ जो है ये आर्टिकल 14 आर्टिकल 14 जो है वो पूरी तरह से इक्वलिटी की बात करता है। वहीं आर्टिकल 15 में जो है डिस्क्रिमिनेशन कर दिया जाए, प्रोहिबिशन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन से बात करता है, लेकिन फिर वहाँ पर रिजर्वेशन भी प्रोवाइड कर दिया जाता है। ऐसी सेम जो आर्टिकल 16 में रिजर्वेशन सिस्टम की बात हो जाती है आगे, इक्वलिटी दी जा रही है फॉर द एम्प्लॉयमेंट के लिए, लेकिन फिर यहाँ पे रिजर्वेशन की भी बात हो जाती है। तो हम रिजर्वेशन जो है एक एक्सेप्शन की तरह देखेंगे, जिसको जो है पब्लिक सिक्योरिटी में या सोशल जस्टिस में हम या जो हमारी सोसाइटी है उसको अपलिफ्ट करने के लिए फॉलो कर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं। ये पॉलिटिकल एजेंडा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये भी कहा जाता है जी टाइम टू टाइम हमारा जो लॉ मेकिंग पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट के थ्रू जो है बताता रहता है कि कहाँ पे जो है ये पॉलिटिकल एजेंडा है या कहाँ पर लॉ को थोपा जा रहा है सोसाइटी के ऊपर। तो वहाँ पर जो है जो हाई कोर्ट वो जो सुप्रीम कोर्ट के जो लॉ मेकिंग पावर रखता है सुप्रीम कोर्ट, वो टाइम टू टाइम हमें या गवर्नमेंट को गाइडलाइन प्रोवाइड करता रहता है। तो वहाँ पे जो है सोशल जस्टिस को बचाया जाता है। तो जैसे हम देखते हैं इस क्वेश्चन में आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वालिटी प्रोवाइड करना। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के बारे में हम बात करते हैं पहले। ऑल्सो द ग्रुप्स विच आर एक्चुअली रिप्रेजेंटेड द सेम सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड ग्रुप, जो कि स्पेशली ओबीसी कैटेगरी के बारे में बात करता है, विच वर आइडेंटिफाइड इन द फॉर्म ऑफ बैकवर्ड कास्ट अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 4, जो कि अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में इसको बैकवर्ड क्लास के नाम से भी जाना जाता है, बैकवर्ड कास्ट के नाम से भी जाना जाता है। द स्टेट वॉज नॉट रिक्वायर्ड टू मेक ए सेपरेट क्लासिफिकेशन। स्टेट इसमें कोई सेपरेट क्लासिफिकेशन नहीं कर सकती। और द सुप्रीम कोर्ट and it states just the SCs and the STs were found to be the backward classes। जो SCs और STs कैटेगरीज हैं वो इसमें बैकवर्ड क्लासेस क्या होती हैं देखी जाती हैं, विच इज़ एडुकेटली रिप्रेजेंटेड इन गवर्नमेंट जॉब्स, जो कि गवर्नमेंट जॉब्स में भी एडुकेटली देखा जाता है या उन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है, उनको बेनिफिट दिया जाता है। एंड देयर फॉर द हॉरिजॉन्टल क्लासिफिकेशन वॉज मेड फॉर अदर्स बैकवर्ड क्लासेस एंड एससीज एसटीज, जिसकी वजह से हॉरिजॉन्टल क्लासिफिकेशन किया जा सकता है पब्लिक या सोशल जस्टिस में, ठीक है। और जो सोसाइटी जो लोअर कैटेगरी है या लोअर क्लास है सोसाइटी में, उनको अपलिफ्ट करने के लिए या हायर कास्ट के या हायर कैटेगरी के साथ उन्हें जिससे कि बराबरी में लाया जा सके। इसका मेन पर्पस होता है सोशल जस्टिस और अपलिफ्टमेंट, जैसे मैंने पहले भी वीडियो में अपनी बताया, आर्टिकल 14 वाली वीडियो में, आर्टिकल 15 वाली वीडियो में और आर्टिकल 21 में भी, वहाँ भी प्रोटेक्शन दिया जाता है। तो वो सब चीज़ें जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को जिससे कि बचाया जा सके या हमारे फंडामेंटल राइट्स का इन्फ्रिंज ना हो या वायलेट ना हो। फिर हॉरिजॉन्टल क्लासिफिकेशन से मतलब होता है डिनोट्स हियर जनरल क्लासेस
ओबीसीज, एसटीज, एससीज। ओबीसीज मतलब नॉन क्रीमी लेयर वाले, जो ओबीसीज जो होंगे वो नॉन क्रीमी लेयर वाले होंगे, जिन्हें 8 लाख की एक साल के अंदर क्या होनी चाहिए, इनकम होनी चाहिए। इसकी टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, तब जाके ओबीसीज की कैटेगरी का बेनिफिट मिलता है। ये जो रिजर्वेशन सिस्टम है, ये जो पिछड़े वर्ग है या जो इकोनॉमिकली या सोशली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनको बेनिफिट देने के लिए किया जाता है, उनको सोशल जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। फिर हम इसे एक क्वेश्चन एक और देखने आता है, जैसे कैन बी डिवाइडेड इनटू लेस बैकवर्ड और मोर बैकवर्ड क्लासेस, या एससीज एसटीज के बेस पर हम इसे क्या डिवाइड कर सकते हैं। एससीज एंड एसटीज विल नॉट divided between less or more backward classes. It's only depends socio-economically, socio-educationally backward classes for get benefit under social justice. ये कहा जा रहा है इस यहाँ पर कि जो हम इस एससीज या एसटीज को जो लेस और मोर बैकवर्ड क्लास के नाम पर नहीं मतलब डिवाइड कर सकते या क्लासीफाई नहीं किया जा सकते। इसके लिए हमें देखना होगा कि उस ग्रुप में सोशली और एजुकेशनली कितना वो मतलब ग्रोथ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उस बेस पे किया जा सकता है। वो भी सोशल जस्टिस को प्रोटेक्ट करने के लिए, सोशल जस्टिस के अंदर सोशल जस्टिस के वजह से किया जा सकता है, जिससे उसको बचाया जा सके। ओबीसीज कैटेगरी विल बी क्लासीफाइड हॉरिजॉन्टली जो है ओबीसीज कैटेगरी को जो है फॉलो किया जा सकता है या डिवाइड किया जा सकता है, विच डिपेंड्स अपॉन द स्टेट्स स्कीम्स ओनली, जो कि टाइम टू टाइम इसके जो स्टेट स्कीम्स निकालती हैं उनके बेस पे किया जा सकता है। ठीक है। क्रीमी लेयर विल नॉट अप्लाई अपॉन एससीज एसटीज कैटेगरी, जो क्रीमी लेयर्स हैं वो एससीज एसटीज कैटेगरी में नहीं अप्लाई कर सकेंगे, क्योंकि क्रीमी लेयर वो होती हैं जिनकी 8 लाख से सैलरी ज़्यादा होती है पर ईयर, तो वो लोग अपर क्लास में आते हैं, मतलब एक लोअर क्लास में नहीं आते। लोअर क्लास में वो आएंगे जो कि नॉन क्रीमी लेयर के अंदर होंगे। ठीक है। फिर इसमें आ जाते हैं आर्टिकल 16 क्लॉज 4 सब क्लॉज ए में, जो प्रोवाइड करता है दिस प्रोविज़न इंसर्टेड बाय द 77th अमेंडमेंट एक्ट 1995। जो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 है वो आर्टिकल 77th अमेंडमेंट एक्ट 1995 से इंसर्ट किया गया है। इसमें एक जो केस है वो बहुत ही लीडिंग केस है या इम्पॉर्टेंट केस है। इसमें नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला केस है। इसको मैं डिटेल में इसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है फंडामेंटल राइट्स के लिए। आर्टिकल 15 में भी इसका रेफरेंस दिया था मैंने। और इसके बाद नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या कहा गया है ये हम देखते हैं कोर्ट्स ने क्या कहा। इफ़ नो पोस्ट हायर लेवल देन नॉट गेट रिजर्वेशन, अगर कोई हायर लेवल की पोस्ट नहीं है तो उसमें रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। कोई इट इज़ अगर हाई लेवल की जो वो होती हैं पोस्ट उसमें रिजर्वेशन नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। ये कहा जा रहा है इट इज़ डूइंग ओनली ऑन द पर्टिकुलर जॉब, ये कुछ पर्टिकुलर जॉब्स में रिजर्वेशन सिस्टम अप्लाई किया जाएगा। वेयर द स्टेट स्कीम्स वारंटेड और नॉट, जहाँ पे स्टेट स्कीम्स वारंटेड की जा रही है या नहीं की जा रही है ये चीज़। फॉर एग्जांपल जैसे डिफेंस एरिया में या भाभा इंस्टीट्यूट में विल नॉट गेट रिजर्वेशन। ऐसे जो इंस्टीट्यूट होंगे जहाँ पर मतलब टॉप मोस्ट या पोस्ट हायर पोस्ट होती हैं वहाँ पर रिजर्वेशन नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। वहाँ पर मेन चीज़ देखी जाएगी नॉलेज, और जो वो होगा टैलेंट होगा वो देखा जाएगा। तो वेयर प्रमोशन इंक्लूड द कॉम्प्रोमाइज़ विद जॉब रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पे जॉब रिक्वायरमेंट के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। यहाँ पे रिजर्वेशन उसको ही दिया जाएगा, या मतलब बेनिफिट उसको ही दिया जाएगा जो हाई जॉब है, उनको ही बेनिफिट दिया जाएगा टॉप ऑफिसर रैंक में जाने के लिए, जो कि जिनके पास काबिलियत होगी या जिनके पास नॉलेज होगी, क्योंकि ये जो है सिक्योरिटी से रिलेटेड वाले जो ऑफिस होते हैं। और दूसरा जैसे भाभा इंस्टीट्यूट हुआ या डिफेंस फोर्सेस से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट होते हैं वहाँ पे टैलेंट की या एक्सपीरियंस बेस पे प्रमोशन दिया जाएगा, ये कहा जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे उसी की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है। फिर रिजर्वेशन इन प्रमोशंस डिपेंड अपॉन द कंसिक्वेंशियल सीनियोरिटी इन द गवर्नमेंट जॉब्स और स्कीम्स, जिसमें जो है सीनियोरिटी बेस पे जो रिजर्वेशन दिया जाएगा या प्रमोशन दिया जाएगा वो इस तरह के, जैसे मैंने बताया कि सिक्योरिटी बेस्ड जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा जहाँ पे उस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। और मेरे हिसाब से भी ये होना चाहिए, क्योंकि जो स्कीम्स होती हैं गवर्नमेंट स्कीम्स होती है जिसमें हायर जॉब्स की ज़रूरत होती है वहाँ पर टैलेंट ही ज़्यादा काम करता है, ना कि इंसान की जो जॉब्स हैं या कास्ट है वो उससे कोई काम नहीं होता। ठीक है। इसलिए
रिजर्वेशन इन प्रमोशंस डिपेंड अपॉन द कंसिक्वेंशियल सीनियोरिटी, सीनियोरिटी के बेस पर रिजर्वेशन मिलेगा या प्रमोशन मिलेगा, ठीक है। एससीज, एसटीज या ओबीसीज जनरल कैटेगरी विल नॉट गेट प्रमोशन लाइक एसीपी, एसीपी वगैरह या डीएसपी वगैरह जो पोस्ट होती है इन पे भी नहीं मिलेगा। आर्टिकल 16 क्लॉज बी क्या बोलता है, कैरीड फॉरवर्ड, कैरीड फॉरवर्ड मतलब आगे कंटिन्यूसली आगे के प्रमोशन मिलता चला जाएगा। और वो आर्टिकल जैसे आर्टिकल 16 क्लॉज बी भी ऐड किया गया है बाय 81st अमेंडमेंट एक्ट 2000 से, ठीक है। आर्टिकल 2 ये हम देखते हैं एक एग्जाम्पल से, जैसे कि रिजर्वेशन सिस्टम कैसे काम करता है। जैसे 2005 में किसी इंस्टीट्यूट में 100 सीट्स थी, तो वहाँ पे रिजर्वेशन जो प्रोवाइड किया गया 50 सीट्स जो प्रोवाइड की गई वो जनरल कैटेगरी को प्रोवाइड कर दी गई। फिर 50% सीट जो है रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए प्रोवाइड कर दी गई। फिर 2016 में भी सेम यही प्रोसेस अपनाया गया, और 2017 में भी यही प्रोसेस अपनाया, और 2018 में भी। तो ये क्या है, ये एक रिजर्वेशन सिस्टम है जिससे कि सोशल जस्टिस मेंटेन किया जा सके, ये अपलिफ्टमेंट जो है सोसाइटी में किया जा सके, इसके पीछे ये पर्पस है। If circumstances change, then no need for reservation. By the way, reservation system needs for social justice, but now it comes under our behavior and the purposeless. जैसे हम देखते हैं रिजर्वेशन से काफ़ी हमारे यहाँ पे टैलेंट की कमी हो जाती है। जहाँ रिजर्वेशन बेस्ड जो जॉब्स होती हैं वहाँ पे जहाँ पे हमें टैलेंट चाहिए वहाँ पे हमें रिजर्वेशन के वजह से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो जहाँ हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है तो वहाँ पे हम खुद ही उसका खामियाजा उठाएंगे। तो एक तरह से रिजर्वेशन सिस्टम ठीक नहीं है। लेकिन कुछ जगहों पर जैसे सोशल जस्टिस या एम्पावरमेंट या सोशल इकोनॉमिकली या एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको एक अपलिफ्टमेंट देने के लिए ये किया जाता है। लेकिन जहाँ पे ये एक पॉलिटिकल एजेंडा बन जाता है तो इसका हमें मिसयूज़ भी होते देखते हैं हम लोग, और हमें इसका खामियाजा भी उठाना पड़ता है कि हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। जहाँ पे हमें टैलेंट की ज़रूरत है, जहाँ पे हमें अच्छा टैलेंट मिलना चाहिए, वहाँ पे हमें वो अच्छा टैलेंट नहीं मिल पाता, जिस वजह से हम वहाँ पे सर्वाइव करते हैं। हम उस डिपार्टमेंट में नॉलेज की कमी होने की वजह से कई बार बहुत चीज़ों का हमें नुकसान होता है, और हमारी जो सोशल ग्रोथ है वो रुक जाती है कहीं ना कहीं देखा जाए तो। फिर नागराज केस में जो कहा गया है, द गवर्नमेंट फाइल्ड अपलिफ्ट वैकेंसीज, अनफिल्ड जो वैकेंसीज होंगी उनके बारे में बात किया जा रहा है थ्रू गवर्नमेंट स्कीम्स और नोटिफिकेशंस बाय रिजर्वेशन। जो गवर्नमेंट रिजर्वेशन के थ्रू जो नोटिफिकेशन और स्कीम्स निकालती है उसके थ्रू जो जॉब्स फिल करती है, जो अनफिल्ड वैकेंसी है उसको फिल करती है, तो विच ऑलरेडी रिजर्व फिल्ड जो कि ऑलरेडी रिजर्व होती हैं उनको फिल्ड किया जाता है। इन डीजेस जैसे कि एक एग्जांपल से हम देखते हैं, डीजेस एग्जाम्स ऑल द रिजर्वेशन रिजर्व्ड सीट्स वेकेट देन ऑल दीज सीट्स फिल इन नेक्स्ट ईयर। जैसे मान लीजिए 2015 में रिजर्वेशन के लिए सीट्स जो थी वो किसी जुडिशल ऑफिसर में, जैसे कि दिल्ली जुडिशरी में जो रिजर्वेशन की सीट्स थी वो 50% थी, और वो इस साल मान लीजिए 2015 में वो फिलअप नहीं हुई, रिजर्वेशन कैटेगरी में हमें इतने कैंडिडेट नहीं मिले। तो वो गवर्नमेंट क्या करती है, उस नोटिफिकेशन में जितने नहीं मिले वो सीट्स अगले साल के लिए रिजर्व कर दी जाती है फॉर रिजर्व कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पे 60 सीट्स विच आर सेपरेट सीट्स एंड फिल्ड बाय सेपरेट एग्जाम्स एंड इट्स बिकम्स कॉन्स्टिट्यूशनल। जो सीट्स या 50% हो या 60% हो, जितनी भी रिजर्व सीट्स बचेंगी 2015 की, उसको 2016 में रिजर्व सीट्स कैटेगरी के अंदर ही फिलअप करना पड़ेगा। 60 सीट्स आर डिफरेंट फ्रॉम द 50 रिजर्व सीट्स। जो 50 रिजर्व सीट्स हैं जो हमारी 2015 की बच गई, वो नेक्स्ट ईयर जो 16th, अब मान लीजिए कि 2016 में रिजर्व सीट जो है 60% लाई गई, तो वो जो 50% 2015 की है वो 2016 में दोनों इंक्लूड करके 110 जो होंगी वो रिजर्व कैटेगरी की सीट्स फिलअप की जाएंगी। तो ये डिफरेंस आ जाएगा रिजर्वेशन की वजह से। फिर आर्टिकल 16 क्लॉज 4B क्या कहता है, पुअरर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। जो पुअर सेक्शंस है, पुअर सेक्शन से मतलब क्या है, जो इकोनॉमिकली जो है या एजुकेशनली जो पिछड़ा वर्ग है या गरीब तबका है उनके बारे में बात की जा रही है। रिजर्वेशन सिस्टम अडॉप्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। जैसे हमने पहले भी देखा, रिजर्वेशन सिस्टम जो है वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की वजह से लाया गया, विच आर स्टेट
मे बी डू इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस फॉर ऑल ग्रुप्स, जो कि और ग्रुप्स के लिए जो एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए किया जाता है। स्टेट टाइम टू टाइम ऐसा करती है। इट इज़ स्टेट ड्यूटी और डिपेंड अपॉन द स्टेट स्कीम्स, ये स्टेट की ड्यूटी है और स्टेट स्कीम्स पर ही डिपेंड होती है। द गवर्नमेंट वांट्स दे कैन डू दैट बाय द अमेंडमेंट, गवर्नमेंट्स चाहती है कि इसको अमेंडमेंट के द्वारा लाया जाए, जैसे कि अमेंडमेंट करती रहती है गवर्नमेंट लॉ में। जैसे सोसाइटी में जैसे कभी भी कोई भी क्राइम बढ़ता है तो उसके लिए लॉ लाया जाता है, या कोई भी किसी का शोषण किया जाता है उसके शोषण से बचाने के लिए, उसके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट होने से बचाने के लिए लॉ लाए जाते हैं। जैसे रिजर्वेशन सिस्टम के लिए काफ़ी लॉ लाए गए, जो क्रीमी लेयर में बांटा गया ओबीसी कैटेगरी को। जो क्रीमी लेयर के अंदर आ रहे हैं तो उनको रिजर्वेशन मिलेगा, जो नहीं आ रहा है वो नहीं, उनको नहीं मिलेगा। मतलब यह है 8 लाख के अंदर जिनकी सैलरी अंदर एक लिमिट बना दी जाती है कि इस लिमिट को जो पास कर लेगा या क्रॉस कर लेगा, वो जो ऊपर चला जाएगा उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, उस लिमिट के जो नीचे होगा उसको रिजर्वेशन मिल जाएगा। जैसे कि नॉन क्रीमी लेयर्स वालों को 8 लाख के अंदर सैलरी या इनकम होनी चाहिए 1 साल की, तो अगर उससे ऊपर वाली है 8 लाख से ज़्यादा इनकम है तो वो नॉन क्रीमी लेयर से बाहर हो जाएंगे, की रेंज से बाहर हो जाएंगे नॉन क्रीमी लेयर की। तो ये चीज़ है यहाँ। फिर हम इसके बाद रिजर्वेशन फॉर ओबीसी इन सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब्स में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में ओबीसीज को जो रिजर्वेशन मिलेगा वो किस बेस पर मिलेगा, किस पॉलिसी को हमें फॉलो करना पड़ेगा, वो हम एक केस के ज़रिए देखते हैं। जैसे कि है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1992 सुप्रीम कोर्ट का केस है ये। इसमें देखते हैं पॉइंट वाइज देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, द पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन इज नो डाउट्स इज एन एंटी मैनिटेरियन है। इसको हम कह सकते हैं रिजर्वेशन सिस्टम अगेंस्ट मेरिट्स, जो कि मेरिट्स के अगेंस्ट है। इसका मतलब ये है दैट इज़ ए कॉम्प्रोमाइज इज मेड अपॉन द मेरिट्स एंड अपॉन द इफ़िशियंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे कि मैंने अभी पहले भी बताया, जो हाई जॉब्स हैं या हाईली जो सिक्योरिटी एरिया इंस्टीट्यूट में जो जॉब्स होती हैं उसमें रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। उसमें जो है अगर मान लीजिए प्रमोशन मिलेगा तो वो एक्सपीरियंस बेस्ड मिलता है। तो जैसे CBI ऑफिसर्स, ज़्यादातर इनकम टैक्स CBI, ऐसे जो डिपार्टमेंट हैं, या भाभा इंस्टीट्यूट हुआ, या कहना चाहिए कि इंडियन एयरफोर्स हो गई, या नेवी फोर्स हो गई, या इंडियन आर्मी फोर्स हो गई, इन सब में ज़्यादातर जो हाई पोस्ट होती हैं उनमें रिजर्वेशन नहीं होता। उनमें जो जॉब्स में अपलिफ्ट किया जाता है वो किया जाता है प्रमोशन बेस्ड पर। प्रमोशन देखा जाता है एक्सपीरियंस बेस्ड पर, जिसका जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उसको उतनी हाई पोस्ट प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि वो जो एक्सपीरियंस है उनके पास वो जॉब के टाइम पे बेनिफिट दे सके, जिससे कि हमारी गवर्नमेंट, हमारे इस कंट्री को उससे बेनिफिट हो सके। फिर अगर मान लीजिए हम अगर ऐसा नहीं करते, जो दूसरी, जैसे मैंने सिक्योरिटी एरिया वाला तो बताया कि सिक्योरिटी एरिया वाले जो डिपार्टमेंट है उसमें तो हम प्रमोशन देंगे एक्सपीरियंस के ऊपर, एक्सपीरियंस बेस्ड देंगे। लेकिन जो डिपार्टमेंट में प्रमोशन के दिया जाता है कास्ट वाइज या रिजर्वेशन वाइज दिया जाता है, उन डिपार्टमेंट्स में हमें ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। कॉम्प्रोमाइज़ इन द सेंस, वो जो टैलेंट हमें चाहिए उस जॉब के लिए, या वो जो नॉलेज हमें उस जॉब के लिए चाहिए वो हमें नहीं मिलती, जिस वजह से हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो कोर्ट ने भी ये बात अपने जजमेंट में कही। ठीक है, आर्टिकल 335 में कहा गया है क्लियरली इन रेफरेंस टू द शेड्यूल कास्ट एंड STs शेड्यूल ट्राइब्स डिक्लेयर्स दैट there should be a balance between the reservation to these groups on the one hand and the other hand, and the requirement of efficiency in administration. The same logic applies with respect to the other backward classes. Check the efficiency of administration of the jobs and the state shall ensure about the merits. इसमें कहा जा रहा है तो जो जॉब्स की रिक्वायरमेंट है उसको देखना चाहिए। अगर रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, ये स्टेट की ड्यूटी है, उसको स्टेट को फॉलो करना चाहिए। फिर it was also held that Article 16 Clause 4 and Article 15 Clause 3 and Article 15 Clause 4 are not exceptions to Article 16 Clause 1 and Article 15 Clause 1 एंड आर्टिकल 14। ये कहा जा रहा है कि आर्टिकल 16 क्लॉज 4 एंड आर्टिकल 15 क्लॉज 3 जो है, और आर्टिकल 15 क्लॉज 4 जो है, इसका एक्सेप्शन नहीं है आर्टिकल 16 क्लॉज 1 का और आर्टिकल 15 क्लॉज 1 का या आर्टिकल 14 का।
रादर दे आर एक्सटेंशन ऑफ दिस प्रोविजन, बल्कि ये इनका जो है एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन इन द सेंस जो राइट्स उनमें दिए गए हैं आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में, आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में और आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में, उनको जो है इसमें बढ़ा के दिया जा रहा है, मतलब वो सोशल जस्टिस में उनको बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, जिससे कि सोसाइटी में क्या हो सके, एक बैलेंस, सोशल बैलेंस बन सके और थोड़ा जो बैकवर्ड क्लासेस है उनको अपलिफ्टमेंट दिया जा सके और सोसाइटी जो है एजुकेशनली और इकोनॉमिकली ग्रोथ कर सके। मेन पर्पस इसका ये होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, द एक्सटेंशन ऑफ दीज और द एक्सटेंशन ऑफ रिजर्वेशन शुड बी 50%, हाउएवर सब्सिक्वेंटली इन नागराज केस इट वाज हेल्ड दैट रिजर्वेशन कैन बी इवन बियॉन्ड 50%। जो नागराज केस है उसमें कहा जा रहा है रिजर्वेशन सिस्टम जो है 50% से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन जो ये वाला इंदिरा साहनी वाला केस है इसमें कहा गया है द एक्सटेंशन ऑफ रिजर्वेशन शुड बी 50%। इसमें सिर्फ 50% रिजर्वेशन प्रोवाइड करने के लिए कहा गया है, और नागराज केस में सिर्फ ज़्यादा भी प्रोवाइड करने के लिए कहा गया है, इफ़ दैट कैन बी जस्टिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सम क्वान्टिफाइबल डाटा। अगर कुछ जो क्वान्टिफाइबल डाटा है उनके हिसाब से अगर ये जस्टिफिएबल है तो हम जो है रिजर्वेशन जो है 50% से ज़्यादा भी कर सकते हैं। इट इज़ अबाउट, ये कहा जाए नागराज वाले केस में, नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में, इट इज़ अबाउट एडिक्वेट क्लासिफिकेशन, इट्स नॉट अबाउट प्रोपोर्शनल रिजर्वेशन। ये एडिक्वेट रिजर्वेशन होना चाहिए या क्लासिफिकेशन होना चाहिए, लेकिन ये एक तरह से प्रोएक्टिव या प्रोपोर्शनल रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। द क्राइटेरिया फॉर रिजर्वेशन प्राइमरली वुड बी कास्ट, बट सम इकोनॉमिक क्राइटेरिया ऑल्सो हैज़ टू बी देयर एंड देयर फोर क्रीमी लेयर शुड बी एक्सक्लूडेड, बट सम इकोनॉमिक क्राइटेरिया ऑल्सो इंक्लूड। ये क्या कहा जा रहा है कि जो रिजर्वेशन सिस्टम है वो इकोनॉमिकली और सोशली, जो रिजर्वेशन सिस्टम ये प्रोवाइड किया जा रहा है सोसाइटी में वो इकोनॉमिकली और सोशली, एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड क्लासेस को दिया जा रहा है, लेकिन अगर इसके लिए ज़रूरत पड़ती है दूसरे और कोई मेजरमेंट देखने की तो वो किए जा सकते हैं, लेकिन वो क्लासिफिकेशन बिल्कुल ऐसे होना चाहिए जो सोसाइटी में सोशल जस्टिस मेंटेन रख सके, ठीक है, वो सोशल जस्टिस को वायलेट करने वाले ना हो, ना ही अदर जो कास्ट है या अदर जो कैटेगरी है उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका वायलेट या उनका वायलेशन और उनका इन्फ्रिंचमेंट नहीं करने वाले होने चाहिए। फिर इस आर्टिकल 16 क्लॉज 4 एग्जॉस्टिव ऑन रिजर्वेशन, क्या रिजर्वेशन पर आर्टिकल 16 क्लॉज 4 वो एग्जॉस्टिव है कि नहीं? अब हम इसका आंसर देखते हैं। द कोर्ट हेल्ड दैट फॉर गवर्नमेंट जॉब्स आर्टिकल 16 क्लॉज 4 इज एग्जॉस्टिव, बट रिजर्वेशन कैन बी गिवन इन अदर फील्ड्स अंडर आर्टिकल 15 एंड अंडर आर्टिकल 14 एज वेल। ये एक एक्सटेंशन की तरह लिया जाएगा, ना कि ये एक तरह से एक्सेप्शन की तरह, ठीक है। रिजर्वेशन गिवन ऑन द, इसका एक एग्जांपल देखते हैं, रिजर्वेशन गिवन ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर्ट्स कोटा, जैसे स्पोर्ट्स कोटा में भी रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है, एंड जो एनसीसी वगैरह कैंडिडेट्स होते हैं या कैंडिडेट्स होते हैं उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है और जॉब्स में, एंड स्पेशली ब्लास्ट पीपल्स आर गवर्न रिजर्वेशन अंडर आर्टिकल 14। जैसे जो हमारा ये वाला भोपाल गैस कांड हुआ था, इनमें काफ़ी लोगों को रिजर्वेशन दिया गया जो एमपी में जो जॉब्स हुई उनके लिए, उनमें तो देयर आर सम स्पेशल रिजर्वेशन अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 3 एज वेल एज आर्टिकल 14 एज वेल एज आर्टिकल 16 क्लॉज 4 फॉर रिजर्वेशन जॉब्स, फॉर गवर्नमेंट जॉब्स में दिया रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया। इट वॉज ऑल्सो हेल्ड दैट द स्टेट कैन फर्दर वर्टिकली क्लासीफाई द हॉरिजॉन्टल क्लासिफिकेशन टू दोज ग्रुप्स। फिर हॉरिजॉन्टल क्लासिफिकेशन देखते हैं कि सबसे पहले जनरल कैटेगरी को बेनिफिट मिलेगा। अगर कुछ बेनिफिट जैसे ईडब्ल्यूडी वाला जनरल कैटेगरी को बेनिफिट दिया जाता है जो कि इकोनॉमिकली और वो एजुकेशनली जो बैकवर्ड हैं जनरल क्लासेस में उन्हें। फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल क्लासिफिकेशन किया जा रहा है एससीज और एसटीज़ के लिए, और जैसे कि मैंने बताया कि जो क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर वाला है वो है कॉन्सेप्ट है वो हॉरिजॉन्टल क्लासिफिकेशन कहलाएगा। पर्पस बिहाइंड रिजर्वेशन सोशल जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, सारा जो पर्पस है वो इसलिए। फिर एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस को AIR 2006 का सुप्रीम कोर्ट केस है, इसको हम डिटेल में देखते हैं।
फर्स्ट पॉइंट है बोथ फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी आर एम्ड एट social justice apart from article 14th and article 21. Article 17th, article 15th clause 2, article 23, article 25 clause 2 are directly and at social justice. Social justice के में को ही मानता है इवन दो दे आर द पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, बल्कि ये जो है फंडामेंटल राइट्स के भी पार्ट है. Article 16 clause 1 and Article 16 clause 2 are individual specific, whereas Article 16 clause 4, Article 16 clause 4a, Article 16 clause 4b are groups specific large scale equality और group protection. फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. आर्टिकल 16 क्लॉज 4a एंड आर्टिकल 16 क्लॉज b आर नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल एज देयर एम एज लॉन्गर largest social justice. However, the specific cases where the state applies these provisions can be scrutinized or examined by the court, जो कि कोर्ट इसको एग्जामिन करेगा या स्क्रूटनाइज करेगा. फिर थर्ड नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इज ए स्केयर commodity and therefore the state shall be verify conscious in the distribution of public employment. जैसे हमने देखा आर्टिकल 16 क्लॉज 4 भी जो है वो रिजर्वेशन देता है वुमेंस के को और चाइल्ड्स को, और जिसमें जैसे कि हाँ ये सोशली और इकोनॉमी एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास होने की वजह से इनको ये बेनिफिट दिया गया है. सोसाइटी में जो वुमेंस हैं और जो चाइल्ड्स हैं उनकी एजुकेशन को ग्रोथ करने के लिए और उनको सोशली एक डिग्निटीफुल लाइफ प्रोवाइड करने के लिए किया गया है. जैसे कि हम देखते हैं कि रिजर्वेशन जैसे वुमेंस को मेट्रो ट्रेन होती है उनमें अलग कंपार्टमेंट दिया हुआ है. जो चाइल्ड्स हैं उनको आर्टिकल 21A में एजुकेशन का राइट दिया गया, फ्री एजुकेशन का राइट दिया गया है. ठीक है, तो इस वजह से इनको अपलिफ्ट करने के लिए सोशल जस्टिस में ये रिजर्वेशन दिए जा सकते हैं. या हैंडीक्राफ्ट जो होते हैं उनको एक बस वगैरह में पास बना दिया जाता है जिससे वो इजीली सफ़र कर सकें, और उनके लिए अलग से एक मतलब सीट्स भी अलग से फिक्स होती है. तो ये सारी फैसिलिटी इसलिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कहलाएगी. ये रिजर्वेशन कोर्ट ने ये भी माना कि ये रिजर्वेशन प्रोवाइड किए जा सकते हैं सोशल जस्टिस में और इन जो ग्रुप्स हैं इनको अपलिफ्ट कराने के लिए. तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होंगे. अदर जो ग्रुप्स हैं उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका इन्फ्रिंज नहीं माना जाएगा इसे, ना ही ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल माने जाएंगे. फिर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इज ए स्केयर कमोडिटी एंड देयर फोर द स्टेट शैल बी वेरी कॉन्शियस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. इसमें कहा जाए जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक मतलब वो है टॉपिक है. तो उसको अगर गवर्नमेंट चाहे तो उसमें रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन उसका जो पर्पस होना चाहिए वो सोशल जस्टिस होना चाहिए, ना कि पॉलिटिकल एजेंडा होना चाहिए. ठीक है. द एक्सक्लूजन ऑफ क्रीमी लेयर फ्रॉम रिजर्वेशंस इज प्रॉपर एंड इट प्रोमोट्स फ्रेटर्निटी फॉर सिक्युलरिज्म इन द मीन्स ऑफ फ्रेटर्निटी. मतलब ये हमारे बीच में भाईचारा बना के रखने वाला होना चाहिए रिजर्वेशन सिस्टम, और ये भाईचारा या सिक्युलरिज्म को वॉयलेट नहीं करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, if any reserve category student secure 500 or above numbers in any competition, then he or she will get general category seats and not fall under रिजर्व कैटेगरी. वो इसलिए किया जा रहा है ये जो रिजर्व कैटेगरी का जो स्टूडेंट है, मान लीजिए उसने जो नंबर हैं वो अच्छे नंबर मतलब स्कोर किया किसी कंपटीशन में, मान लीजिए 500 या उससे ऊपर उसने सिक्योर किया, तो वो रिजर्व कैटेगरी का पर्सन कैंडिडेट है. लेकिन वो रिजर्व कैटेगरी से ज़्यादा स्कोर करता है, नंबर स्कोर करता है ज़्यादा, तो वो उसको क्या होना चाहिए, उसको जनरल कैटेगरी में वो सीट मिल जानी चाहिए. उसको ये नहीं होना चाहिए कि वो रिजर्व कैटेगरी में ही रहे. रिजर्व कैटेगरी में वो ये बेनिफिट होगा, इसके पीछे ये फ़ायदा है या इसके पीछे ये रीज़न होगा कि जो रिजर्व कैटेगरी है वो सेफ हो जाएगी, जिससे वो जो नेक्स्ट कैंडिडेट होगा रिजर्व कैटेगरी का वो उसका बेनिफिट उसको मिल सकेगा. फिर द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी. इधर हम इक्वालिटी का एक नया कॉन्सेप्ट देखते हैं. इसमें एक लीडिंग केस भी है जो कि इसको रेफर करता है. आर्टिकल 14 में डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वलिटी ये बात करता है रीजनेबल क्लासिफिकेशन की और सोशल जस्टिस की, जो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वालिटी है वो. फिर व्हेन एवर स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट मेकिंग लॉ
First, it seems that is following reasonable classification or not if followed then become unconstitutional, and not then what law become unconstitutional or violate आर्टिकल 14। और जो अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो वो आर्टिकल 14 का खुद ब खुद वायलेट करने वाला होगा, तो उस लॉ को हम फॉलो नहीं कर सकते, सोसाइटी के बेनिफिट में नहीं होगा वो। फिर लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी की बात करते हैं। लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी से मतलब है गुडनेस से, बिकॉज लेजिस्लेचर इज सुप्रीम एंड इट्स चेक्ड थ्रू रीजनेबल क्लासिफिकेशन। मतलब ये है लॉ मेकिंग पावर एक तो पार्लियामेंट के पास है, दूसरा सुप्रीम कोर्ट के पास है। अगर जो लेजिस्लेटिव है हमारी या लॉ मेकिंग जो पावर है पार्लियामेंट के पास, अगर वो उसको ठीक तरह से नहीं करेगी तो सोशल जस्टिस वायलेट होगा, जो कि सही नहीं है। सोशल जस्टिस वायलेट होगा तो हमारे फंडामेंटल राइट खुद ब खुद ऑटोमेटिकली वायलेट होंगे या इन्फ्रिंज होंगे। तो इससे बचाने के लिए सोशल जस्टिस मेंटेन करना चाहिए, और जो लेजिस्लेटिव है या पार्लियामेंट है उसको बिना किसी मतलब कास्ट को फेवर करते हुए ऐसे मतलब लॉ बनाने चाहिए। लॉ मेकिंग पावर है तो उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए, और ऐसे लॉ बनाने चाहिए जो सोशल जस्टिस को मेंटेन करे या सोशल जस्टिस को बनाए रखे, ठीक है, और अपलिफ्टमेंट करे सोसाइटी में। फिर इसके बाद हम देखते हैं केस, इससे रेफर करते हुए केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIN 1973 सुप्रीम कोर्ट। ये भी बहुत अच्छा लीडिंग केस है, और ये बहुत मतलब लैंडमार्क केस है। लीडिंग केस नहीं कह सकते, लैंडमार्क केस है इसके चलते। इसके लिए इनहेरेंट प्रिंसिपल, नेचुरल प्रिंसिपल्स एंड फेयरनेस रीजनेबलनेस। नाउ केशवानंद भारती केस फाउंड ऑल आर अंडर आर्टिकल 14। मतलब ये है अगर हम राइट टू इक्वलिटी को फॉलो करेंगे तो उसका जो उसको चेक करने का एक वो होगा, इंस्ट्रूमेंट होगा, वो ये होगा कि जो लॉ बनाया जा रहा है वो नेचुरल प्रिंसिपल्स के लिए फेयर होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए और जस्ट होना चाहिए उसमें जो है, और आर्बिट्रेरी होना चाहिए, आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए, नॉन आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए, आर्बिट्रेरी होना चाहिए। आर्बिट्रेरीनेस इज एंटीथेटिक टू इक्वालिटी, मीन्स इट इज ओपोज टू इक्वालिटी। जो आर्बिट्रेरीनेस है वो इक्वालिटी के ओपोज्ड है या बिल्कुल उसके अगेंस्ट है। आर्बिट्रेरी पावर और अनगाइडेड पावर इज ओपोज टू इक्वालिटी, या अनगाइडेड पावर भी इक्वालिटी के अगेंस्ट होगा। फिर एक और केस हम इसमें देखते हैं, EP रोयप्पा वर्सेस तमिलनाडु AIR 1974 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें जजमेंट दिया जस्टिस भगवती ने। It was observed by Justice Bhagwati that reasonable classification is only one test of equality, whereas the real test of equality is whether the law or the executive action is against the principles of reasonableness, justice, fairness and non-arbitrariness। मतलब जस्टिस, फेयरनेस होना चाहिए और नॉन आर्बिट्रेरीनेस होना चाहिए रीजनेबल क्लासिफिकेशन को मेंटेन करने के लिए। अर्लियर इफ द लॉ मस्ट नॉट फाउंड टू बी वायलेटिव ऑफ एनी express provision then it will be valid provided it made a reasonable classification, but now after the Keshwanand Bharti judgment it was realized that the constitution has certain inherent inviolable principles and these principles cannot be violated in any circumstances। और जो ये principles हैं वो reasonableness या fairness